अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा पास जो लेक्चर है वो मेमोज़ के ऊपर ही है। कल हम लोगों ने मेमोज़ के मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस किया था। आज फर्दर कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो मेमोज़ से ही रिलेटेड हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है इस ऑनलाइन सीरीज़ का। आज मेमोज़ के ऊपर जो भी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोज। ठीक है, फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेमो। एक अच्छे मेमो के अंदर ये चंद खसूसियात लाजमी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपके पास लिखा गया है क्लैरिटी। एक अच्छा मेमो जो है वो क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। It must be clearly written because unclear and vague memo will confuse the reader, leading to delay and with no action. जो unclear memo होता है, vague उसकी लैंग्वेज होती है, जो भी मैसेज वगैरह होता है वो क्लियरली स्टेट नहीं किया जाता, उससे क्या होता है कि वो आपका एक्शन डिले कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंसाइजनेस। ये हम लोगों ने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था कि ये कंसाइजनेस और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन है, इसमें भी हमारे पास ये क्लैरिटी और कंसाइजनेस होना ज़रूरी है। कंसाइजनेस का ये मतलब है कि टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन को स्टेट किया जाए। कंसाइज और डायरेक्ट जो मेमोज होते हैं दे आर द मोर इफेक्टिव मेमोज। इट शुड ओनली कंटेन असेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर जितनी भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन हो बस वो हमें रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस, रेपिटेशन, वर्डी एक्सप्रेशंस वगैरह, एम्प्लीफिकेशंस, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आप ये याद रखें कि इट इंश्योर दैट द मेमो मेक्स इट्स पॉइंट विद द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। ये यकीन करवाएं, ये यकीन दहानी करवाएं कि आपका जो मेमो है वो सबसे कम अल्फाज में भी अपना जो मकसद है वो पूरा कर रहा है। फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स जितने हो सकते हैं, जितने कम अल्फाज आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं उनका होना ज़रूरी है। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इज़ यूनिटी ऑफ थीम। अब इसका ये मतलब है कि आपके मेमो में एक आइडिया के ऊपर बात करनी चाहिए। हमने देखा था कि मेमोज आर डिफरेंट फ्रॉम लेटर्स। लेटर में बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस हो सकते हैं, एक पॉइंट के बाद एक नया पॉइंट, एक नया आइडिया डिस्कस हो सकता है, लेकिन मेमोज में हमारे पास एक ही आइडिया होता है, या अगर आइडियाज़ हों भी तो वो रिलेट करते हैं, वो रिलेशन में होते हैं अपने मेन आइडिया के। So it does not have unity of theme, it distract the readers and it ceases to be purposeful. अगर वो उसमें unity of theme नहीं होगा तो वो purposeful नहीं होगा, वो distract कर देगा readers को, उसकी जो thoughts हैं वो इधर उधर हो जाएंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि मेमो में यूनिटी होनी चाहिए। एंड टू इंश्योर यूनिटी इन अ मेमो इट इज़ टू मेक श्योर दैट इट डील्स विद ओनली वन टॉपिक। ठीक है, अगर आप ये यकीन करना चाहते हैं कि क्या मेमो में यूनिटी है तो उसमें आपने सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है। वो एक टॉपिक आपका डेवलप्ड होना चाहिए, रिलेटेड उसमें आइडियाज़ हों और सबऑर्डिनेटेड होने चाहिए। उसके जितने भी रिलेटेड आइडियाज़ हैं वो एक आइडिया से ही लिंक करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इनफॉर्मल टोन। अगेन हमने देखा था कि मेमोज आर लेस फॉर्मल देन लेटर्स। लेटर से मेमोज कम फॉर्मल होते हैं, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। अब इसमें क्यों इनफॉर्मल होते हैं? ये यूजुअली कन्वर्सेशनल होते हैं। इसमें राइटर इज़ लाइकली टू बी फेमिलियर विद द रीडर, सो पर्सनल टोन इसमें यूज्ड हो सकती है क्योंकि राइटर जो है वो रीडर्स को पर्सनली जानता होता है। ठीक है, और जो भी आपके पास अगर फॉर्मल टोन होती है तो वो इट माइट साउंड इंटिमिडेटिंग, वो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग सी है। इसमें कैजुअल सी टोन रख के, एक इनफॉर्मल सी टोन रख के कन्वर्सेशन की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ असेंशियल्स हैं जो मेमोज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू शुड मेक श्योर दैट द मेमो इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट। ये अगेन आपके पास दो 7 C's हैं। इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, इट शुड बी वेल प्लेस यानी कि ऑर्डर भी सही होना चाहिए, इट हैज़ करेक्ट पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, it states the purpose clearly, it uses a courteous tone, and it gives reader complete and accurate details, and it concludes appropriately. तो ये सारी चीज़ें मेमोज की टिप्स में आ सकती हैं कि आपके पास पंक्चुएशन की गलतियाँ ना हो, उसमें जो भी पर्पस है वो क्लियरली लिखा हो, टोन बहुत ज़्यादा रूड या रिजिड ना हो, कर्टियस सी टोन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट हो, एक्यूरेट डिटेल्स आप लोगों ने देनी है। अब क्या चीज़ें मेमो में नहीं होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट नेवर्स इन मेमो।
सो यू शुड नेवर राइट मेमोज और एनी अदर कम्युनिकेशन विच इज़ अननेसेसरी, ठीक है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी जो अननेसेसरी हो, या आपने मेमो तब भी नहीं लिखना जब आपने एक अननेसेसरी सी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है। मेमोज पर्पसफुल होने चाहिए। फिर नेवर राइट कॉम्प्लिकेटेड हार्ड टू अंडरस्टैंड मेमोज, कीप देम सिंपल एंड डू द। इसका ये मतलब है कि आपने लैंग्वेज जो है वो बहुत इजी रखनी है, मेमोज में टू द पॉइंट और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। नेवर वेस्ट स्पेस विद अननेसेसरी इंट्रोडक्टरी मटेरियल, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। जैसे आप फ्रॉम में फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिख लें कि डेजिग्नेशन भी लिख लें, नाम भी लिख लें, अपनी पूरा इन्फॉर्मेशन लिख लें, उसको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ हो रही होती है तो सबको एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम होती है। नेवर लीव आउट नेसेसरी डिटेल्स कॉजिंग पीपल टू हैव टू फॉलो अप विद क्वेश्चंस। इसके अलावा इसमें ज़रूरी है कि आपने इंपॉर्टेंट डिटेल्स सारी मेंशन करनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप अननेसेसरी डिटेल्स को जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वही लिखना भूल जाएं। जैसे लास्ट में हम लोगों ने कल एक मेमो देखा था, उसमें मीटिंग का वेन्यू चेंज था। अब आप मेमो लिख रहे हैं कि द रूम ऑफ द मीटिंग इज चेंज, और आप वो रूम बता ही नहीं रहे। इसका मतलब है आप फिर से क्वेश्चंस खड़े कर रहे हैं कि रूम कौन सा होगा, कब होगा। सो नेसेसरी डिटेल्स को स्किप नहीं करना। अगला जो नेवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर्स में हम लोग एंड पर क्लोजिंग लाइंस भी लिखते हैं और सिग्नेचर वगैरह भी लिखते हैं, योर्स ट्रूली और इस तरह की कुछ सैल्यूटेशंस भी लिखते हैं, क्लोजर्स करते हैं। लेकिन मेमोज में ऐसा कुछ नहीं होता। मेमो की लास्ट लाइन में सिर्फ एक्शन डिमांड किया जाता है, उसमें कोई भी साइन या कुछ भी सिग्नेचर और थैंकिंग लाइन, क्लोजिंग लाइंस नहीं होती। नेवर राइट ब्लंट, रूड एंड थॉटलेस मेमो। अगर एक मेमो पर्पज फुल नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर्पस होना चाहिए। कभी भी मेमो ऐसा ना भेजें जिसमें टाइपोज एरर हो, मिस स्पेल्ड वर्ड्स हो, ये ग्रामेटिकल एरर्स हो, बिकॉज दे आर अ पुअर रिफ्लेक्शन ऑन यू। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास, ये राइटिंग एन इफेक्टिव मेमो। बेसिकली किसी भी रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास 3 तरह के स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स हम पहले भी क्लास में रिटन कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हैं कि आप कोई भी चीज़ लिखने लगते हैं तो उससे पहले हम प्री प्लानिंग करते हैं कि आप ये चीज़ किसको लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, रीज़न क्या है, किन टू होम यू आर राइटिंग दिस। तो मेमो लिखने से पहले भी आपको इन चीज़ों के बारे में देखना है कि वाई यू आर राइटिंग दिस मेमो एंड व्हाट आर यू गोइंग टू राइट एंड वेयर यू आर गोइंग टू राइट दिस मेमो। वेयर का यहाँ पर मतलब होगा टू होम यू आर गोइंग टू राइट दिस मेमो। राइटिंग में फिर आपने ऑर्डर क्या देखना है, इंक्लोयर्स क्या क्या रखने हैं, फोटोकॉपीज कितनी रखनी है, इन सारी चीज़ों को आपने सोचना है। रिव्यू करेंगे उसके बाद क्या आपने मेमो क्लियर लिखा है, उसमें कोई स्पेलिंग की गलती तो नहीं है, ग्रामर की कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये आपके पास स्टेजेस हैं, प्री प्लानिंग, राइटिंग और रिव्यू। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, अफेक्टिव टिप्स हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि ये जो टिप्स हैं वो मैं क्लियरली यहाँ पर बोलूँगी, बस इनके मेन पॉइंट्स आपको लिखे हुए नज़र आएंगे तो सुनिएगा ध्यान के साथ। अब मेक श्योर यू हैव अ क्रेजीली ईजी टू अंडरस्टैंड रिक्वेस्ट बिफोर राइटिंग योर मेमो। अब इसका ये मतलब है कि यू शुड नो द पर्पस बिहाइंड दिस, ठीक है। आपको मेमो लिखने के पीछे पर्पस भी मालूम होना चाहिए। फॉर दिस पर्पस यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस टू योर सेल्फ के डज दिस इवन नीड टू बी अ मेमो, क्या ये जो आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं उसको मेमो में ही आपने लिखनी है, या अगर आप इस मेमो को अपने ऊपर, आपको अगर ये लिखा हुआ मेमो मिलता तो क्या आप इसको इसको गौर करते इसके ऊपर, या आपको अगर ये मिलता तो आप इसको रिप्लाई करते, एक्शन करते। यानी कि वो अफेक्टिव है भी या नहीं है, ठीक है, उसके पीछे कोई पर्पस भी है या नहीं है। और अगर आप अपने इन सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो इट्स मीन यू नीड टू रीथिंक इफ़ यू शुड सेंड आउट दिस मेमो और नॉट, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे कि क्या दोबारा मैंने इस मेमो को भेजना है या नहीं भेजना है, इसको इसका पर्पस आपने चेक करना है। Next you have is you should get the essential information out of the way in the shortest space possible। यानी कि इसमें इसका ये मतलब है कि you should try to give shorter and reasonable details। जितनी reasonable और जितनी shorter details होंगी ना उतना effective होगा। fewer shorter, ये जितना shorter होता है उतना better होता है। ये मेमो की बेसिक फीचर है कि shorter is equal to better, ठीक है। आप जितना छोटा मेमो लिखेंगे वो उतना ही ज़्यादा effective होगा। अवॉइड क्लंकी कंस्ट्रक्शंस। अब इसमें यह है कि आपने जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है। उसमें जैसे बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आपने भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब जैसे एक एग्जांपल देख लें, सिग्निफिकेंट्स आर द नंबर ऑफ पुअर पीपल,
ठीक है। अब मतलब वही है कि सिग्निफिकेंट आर द नंबर ऑफ पुअर पीपल, के लोगों की, जो गरीब लोगों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वो बहुत ज़्यादा एक काबिल कबूल है, या वो एक गिनती के लायक है। तो आप इसके बजाय इस तरह की स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, द नंबर ऑफ पुअर पीपल आर इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्शंस को यूज़ करना है, क्लंकी कंस्ट्रक्शंस को यूज़ नहीं करना। सिंप्लीफाई और ईज वोकेबलरी। अब क्या है कि आपने जो वोकेबलरी यूज़ करनी है वो बहुत ज़्यादा ईजी यूज़ करनी है। जैसे अगर आपके मेमो में कोई वर्ड यूज़ किया हुआ है आई नीड असिस्टेंस, तो इसकी जगह आप यूज़ कर लें आई नीड हेल्प, असिस्टेंस की जगह यूज़ कर लें आई नीड हेल्प। या दिस मीटिंग विल बी टर्मिनेटेड सून, आप लिख दें दिस मीटिंग विल बी एंडेड सून। ठीक है, टर्मिनेट की जगह आप एंड कर लें। या आप फॉर द रीजन दैट आई एम डूइंग टू डू दिस, आप यूँ करने बिकॉज आई एम टू डूइंग डू दिस। यानी कि सिंपल वर्ड्स को आपने यूज़ करना है, बड़ी बड़ी फ्रेजेस को, एक्सप्रेशंस को यूज़ नहीं करना। रिपीट एंड बोल्ड द एक्शन पीपल शुड टेक एट द एंड। अब इसमें क्या है कि सिंपली स्टेट व्हाट यू नीड फ्रॉम पीपल एट द एंड, इट विल ड्रामेटिकली इंक्रीज हाउ मैनी पीपल विल टेक द एक्शन। ठीक है, इसको फोकस करना है, इसको एम्फसाइज करना है कि क्या एक्शन ज़रूरी होना चाहिए, और उसको दोबारा से आपने रिपीट करना है कि किन लोगों ने इस एक्शन को लेना है, और किन लोगों, और क्या एक्शन लिया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर इफ द एक्शन डजंट नीड टू बी टेकन देन टेल देम। अब देखें ना, इट सेव अ मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एवरीवन। अगर वो कोई भी एक्शन नहीं इसके ऊपर लेना, इफ समथिंग नीड्स नॉट टू बी, इफ समथिंग नीड्स टू बी नो एक्शन, देन जस्ट से इट। ठीक है, एट द एंड ऑफ योर मेमो जस्ट राइट these words no action required, it will simply save everyone's time। ठीक है, उनको मालूम हो जाएगा कि there is nothing further they have to do। ठीक है, उनको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमने इस मेमो के बाद क्या काम करना है या नहीं। अवॉइड द नेकेड दिस। इसका ये मतलब है कि आपने अपनी सेंटेंस में दिस का जो वर्ड है वो अलहदा से यूज़ नहीं करना, खाली खुली दिस का वर्ड यूज़ नहीं करना, बल्कि इसके बाद जो भी आप दिस जिसको भी रेफर करके लिख रहे हैं उस दिस के बाद आपने वो नाउन भी लिखना है। जैसे हम कहते हैं ना दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो आप कहेंगे दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दिस सिचुएशन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो दिस के बाद उस नाउन को भी लिखना ज़रूरी है। या जैसे में लिखते हैं आई विल हैंडल दिस, आई विल हैंडल दिस सिचुएशन। ठीक है, आपने दिस के बाद उस चीज़ के बारे में लिखना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। स्ट्रेस एक्टिव नॉट पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपने पैसिव वॉइस को ज़रा जोर नहीं देना, एक्टिव के ऊपर देना है, सब्जेक्ट के ऊपर जोर देना है, एक्टिव स्ट्रक्चर यूज़ करना है सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस रीड कर रही हूँ, द वीकनेसेस वर नॉट डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, वीकनेसेस वर नॉट डॉक्यूमेंटेड, बुराइयों या जो कमजोरियां हैं उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, तो इसके बजाय आप लिखेंगे द प्लानर्स डिड नॉट डॉक्यूमेंट द वीकनेसेस। ठीक है, एक्टिव वॉइस को फोकस करके आप सेंटेंस लिखेंगे। सो ये आपके कुछ टिप्स हैं जो एक अच्छे मेमो के लिए होने चाहिए। अब एक बुरा मेमो कैसा होता है या एक बैड मेमो के क्या फीचर्स होते हैं? इट शुड बी, इट इज सुपर लॉन्ग हेडर, इट हैज सुपर लॉन्ग हेडर। ठीक है, वो बहुत, उसका हेडर बड़ा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। इट इज़ इन वेरी कॉपरेटिव टोन विच बोर्स पीपल। ठीक है, टू द पॉइंट फॉर्मल कन्वर्सेशनल ऑर्डरिंग टोन होनी चाहिए, मिक्सिक टोन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉपरेटिव टोन भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। सुपर लॉन्ग बॉडी ऑफ टेक्स्ट दैट हार्ड टू रीड, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बॉडी जो है वो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द रीडर्स टू रीड दैट। लॉट्स ऑफ अननेसेसरी डिटेल्स, मेन पॉइंट इज़ नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। जो आपके पास अच्छा मेमो होता है ना, उसमें मेन मैसेज जो होता है इट्स सुपर शॉर्ट एंड इट्स टू द पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, टू द पॉइंट होता है, और बहुत ही फर्स्ट एक्शन सेक्शन जो होता है ना मेमो, उसी में पता चल जाता है कि क्या एक्शन लेना है। लेकिन बैड मेमो में ऐसा नहीं होता। लास्ट सेक्शन डजंट रीस्टेट द एक्शन पीपल नीड टू टेक। जो अच्छा मेमो होता है इट रिमाइंड्स देम व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक। तो लास्ट सेक्शन इसका रीस्टेट नहीं करता कि क्या एक्शन लिया जाना है। तो ये आपके पास जो है वो बैड मेमो की क्वालिटीज़, बैड मेमो के फीचर्स थे। अगर मैं इसको जस्ट रिवाइज करूँ तो मैं ये बताऊंगी कि जस्ट रिमेंबर दीज फॉलोइंग क्विक गाइडलाइंस दैट द एक्शन यू आर रिक्वेस्टिंग इज़ वर्दी ऑफ एन एंटायर मेमो, कि वो जो एक्शन आप डिमांड करें उसके लिए एक मेमो लिखना ज़रूरी है। क्या पता वो एक बहुत बड़ा एक्शन हो और आप उसके लिए एक छोटा सा मेमो लिख रहे हो, तो उसकी जगह शायद 1-to-1 मीटिंग बुलाना ज़्यादा अच्छा था।
तो इसके या कोई और तरह की कम्युनिकेशन करना ज़रूरी था, प्रेजेंटेशन देना ज़रूरी था, तो आप लोगों ने देखना है कि इज़ इट वर्दी और नॉट। इसके अलावा यू शुड गिव वन सेंटेंस एक्सप्लेनेशन इन द हेडर दैट इफ़ इट्स शॉर्टर देन इट्स बेटर। अगर आप बहुत छोटा लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा री रीड योर मेमो एंड एलिमिनेट नीडलेस चैटर। अगर आपने अपना मेमो लिखा है तो उसके अंदर आप ये भी देखें कि कोई अननेसेसरी डिटेल्स तो नहीं है, बातें तो नहीं, आप उसको एलिमिनेट कर दें। और लास्ट में जो भी आपका पार्ट होगा उसमें एक्शन को आपने देखना है कि व्हाट एक्शन यू वांट पीपल टू टेक। लोगों से आप क्या डिमांड कर रहे हैं किसी भी एक्शन के बारे में, तो वो आप लोगों ने उसमें लाजमी मेंशन करना है। अच्छा जी गर्ल्स, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में मेमोज का जो मेन स्ट्रक्चर है, जो हमारा लास्ट टॉपिक भी है, इसके बारे में हम कल देखेंगे कि आपका मेमो का मेन स्ट्रक्चर होता कैसे है, उसमें सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है, हेडिंग में क्या होता है, बॉडी में क्या लिखते हैं, जो उसका मेन टॉपिक भी है, वो हम लोग कल इंशाल्लाह ताला सिर्फ कल वही डिस्कस करेंगे, इसीलिए उसको एक अलहदा मैंने रखा है कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। तो आज आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है विच इज़ गोइंग टू बी मार्क्ड असाइनमेंट। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन आप लोगों ने फॉर द वेरी जो आपका फर्स्ट डे होगा और कॉलेज का, जिस दिन आप लोग आएंगे उस दिन सबमिट करवाना होगा। इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन भी बाद में भेजूंगी। तो आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द मेजर एंड मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मेमोज इन डिटेल। आपने जितनी भी, अभी मैंने कुछ नाम दिए हैं, सिर्फ ये नाम नहीं है, बहुत सारी सिंपल सिंपल टाइप्स होती हैं। डायरेक्टिव मेमो है, जैसे कि आपके पास रिपोर्ट मेमो है, रिस्पॉन्स मेमो है, इस तरह की टाइप्स वो आपने बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है अपनी जो भी आपकी लूज शीट्स होते हैं, जिस तरीके से आप असाइनमेंट देते हैं। अभी सबमिशन वगैरह की जो डेट है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल आप लोगों ने इनके ऊपर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। एटलीस्ट 10 टाइप्स आपके पास होनी चाहिए, उनके अंदर मेजर जो भी उसके फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप लोगों ने तमाम ने जो है वो डिस्कस करने हैं। और ये आपकी मार्क्ड असाइनमेंट होगी 10 मार्क्स की। ये असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का होगा। तो आज के टॉपिक में अगर आप लोगों को कुछ कोई क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।